हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में है आपका चैप्टर 1 भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें जो टॉपिक है हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम इसमें अपने जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे बना, कब बना, किन परिस्थितियों में बना, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला आपका टॉपिक है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, आज की दुनिया के ज़्यादा देशों के पास उनका अपना संविधान है, ठीक है। आज जो है सब मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड की, उसमें सब जगह जो है लोकतंत्र देश है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आम तौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जाती है कि उनके पास अपना संविधान जरूर होगा, यानी कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं सबके पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतंत्र देश भी होंगे। संविधान कई उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला क्या है? पहला ये है, ऐसा दस्तावेज है उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर सब कुछ लिखित में है, ठीक है। चाहे वो नागरिकों के अधिकार हो, चाहे वो आपकी सरकार के जो है अधिकार हों, ठीक है। यानी कि जैसे एक खेल को चलाने के लिए नियम होते हैं, कानून होते हैं, ठीक उसी तरह से देश को चलाने के लिए नियम कानून भी होते हैं जो हमारे संविधान में लिखित हैं, ठीक है। यानी संविधान ही हमें बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के अंदर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी साझी समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अभी देखिए, यहाँ पर है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भारतीय संविधान के बारे में गठन की मांग की, पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। अभी देखिए कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर देखिए, यहाँ पे एक संघर्ष दिखाया है, नेपाल में हुआ था। नेपाल में जो है लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हुए हैं। 90 में संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में फिर उसके बाद जो है राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सारा जो काम है वो अपने ही उसमें अंडर में ले लिया। फिर फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत करवाए कि इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अपने चैन बहाल की उम्मीद दिखाई दी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंचा और उसके बाद जो है 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों में सरकार बनने का मौका दिया और 8वें राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतांत्रिक देश बन गया। अभी देखिए, इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आई दो बिल्कुल अलग अलग घटनाओं को हम देखते हैं। दोनों घटनाएं भारत के उत्तरी सीमा पर नेपाल की है, ठीक है। समाचार पत्रों के माध्यम से ये बताया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में अंतिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, यानी कि वहाँ पे राजा का शासन था। वहाँ 90 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वसत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के कई लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है जन आंदोलन चला रहे थे। संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए होने चाहिए थे और उनके लिए वो लड़ते रहे।
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फुटबॉल में जैसे खेल और नियम होते हैं, और जैसे खेल नियम बदल जाते हैं तो पूरा जैसे नियम बदल जाता है खेल बदल जाता है, तो ठीक उसी तरीके से जो है नेपाल में राजतंत्र के बाद फिर क्या स्थापित हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है। सारे जो बागडोर थी वो राजा से जो है किसको दे दी गई, वो मंत्रिपरिषद के हाथ में चली गई। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान में ही ऐसे नियम तय करता है जिनमें द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून, मौलिक अधिकार, खंड दिए गए हैं, ठीक है, जो सरकार के सीमा को तय करते हैं, यानी कि सरकार जो है अपनी सीमा को क्रॉस करके कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जो भी कुछ लिखित होता है वो हमारे संविधान में लिखित होता है। हमारा संविधान ये भी कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ठीक है। इसमें पिक्चर में आप जब देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं, जैसा कि जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसला लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती, तो उनका नुकसान होता है। यानी कि जिस कंट्री में अल्पसंख्यक हैं और वो सारी चीज़ें अपने ही उस पर करे, अपने लिए ही फैसले करे और अल्पसंख्यकों की कोई सहमति नहीं रखता है, तो वहाँ पर आपस में जो है टकराव होता ही होता है। ठीक है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी ऐसी चीज़ को वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो बहुसंख्यक के लिए उपलब्ध है लेकिन अल्पसंख्यकों को उससे वंचित किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना संविधान का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है, जिसे अंतर्सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक समुदाय के अंदर कुछ लोग एक दूसरे को दबाते तो उसे बोलते हैं अंतर्सामुदायिक वर्चस्व। अब इसमें देखिए संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। कैसे, यह बात सुनने में बड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसे बहानों से बचने की मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे की आप जो आप पिक्चर है आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और इसे समझेंगे। अब है संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है कि जिनमें बहुत बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को ही देना चाहिए। इस भावना से भावना में बहकर लोग बहुत इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन उनके हितों के लिए तहस नहस कर देगा। यानी कि जो तानाशाही शासन है वो लंबे समय के लिए सही नहीं रहता है। एक लंबे समय के लिए जो है कि लोकतांत्रिक शासन ही बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं संविधान, भारतीय संविधान और मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका है। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत उन्होंने जिन नियमों को मानना पड़ा था वो उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, अंग्रेज़ों ने बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट किया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसा किया जाए, इसमें कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। जब हमारे संविधान बनाया गया तो इसमें 300 लोग इन्वॉल्व थे। 1946 में गठित की गई। संविधान सभा के सदस्य थे, ये संविधान सभा के सदस्य थे, 300 सदस्य थे जिन्होंने बैठकर ये संविधान बनाया, मीटिंग करी। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा बैठकें होती रही, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो सबके बारे में सोच समझकर जो है हमारा संविधान लिखा गया, सबकी मांगों को देखते हुए। ठीक है,
क्योंकि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में उथल पुथल हो रहा था। उथल पुथल क्या हो रहा था कि हमारा देश का बंटवारा हो गया पाकिस्तान भारत के बीच में। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वो किधर जाएं, ठीक है, पाकिस्तान से जुड़े या भारत में ही रहें। तो ऐसी बहुत सारी जो है समस्याएं पैदा हुई थी जब हमारा जो है संविधान बन रहा था। आगे के हिस्सों में भारतीय सरकार के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें पहला आता है संघवाद। संघवाद क्या होता है, इसे बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, क्योंकि हमारे भारत में तीन स्तरीय सरकार पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो देश है वो एक संघवाद देश है, ठीक है। और तीनों स्तर की सरकारें जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है काम करती हैं, ठीक है। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। हमारे यहाँ कौन सी पद्धति पाई जाती है, संसदीय शासन, यानी कि जो संसद है वहाँ पर जो संसद है उसमें भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य सभी संविधान की रचना कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हें लग रहा था कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच तौर तरीकों में प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मत के बीच में जो फ़र्क है और जो उनके बीच में जो ऊंच नीच है उन बेड़ों को तोड़ा जाएगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि उन्हें अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका रहेगी। ये लोग जो है अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं वोट के द्वारा। शक्तियों का बंटवारा, जैसे कि आपको पता है कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है, विधायिका में नियम कानून बनते हैं, ठीक है, और कार्यपालिका उनको लागू करता है। न्यायपालिका क्या करता है, न्यायपालिका जो आपस में डिस्प्यूट होते हैं, गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होते हैं और या फिर सिटीजन्स के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उन मसलों को जो है वो हल करता है, ठीक है। ये जो दोनों विधायक और कार्यपालिका, ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखते हैं। अब इसमें आता है मौलिक अधिकार। इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार क्या है कि हमारे यहाँ 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे संविधान में लिखित है, ठीक है। और 6 मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में भाग 3 में लिखित हैं। उन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और छठा है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार है हमारे। इसमें 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको जो है 44वें संशोधन के द्वारा जो है हटा दिया गया है, ठीक है। तो समानता का अधिकार क्या है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है अपनी भाषण देने का, सभा बनाने का, संगठन बनाने का, देश में कहीं भी आने जाने का। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मानव व्यापार, जबरन मजदूरी करवाना, 14 वर्ष से कम बच्चों से मजदूरी कराना, ये सब अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता, किसी को भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता अपनाने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अपना कल्चर मानने का, अपना जो है धर्म मानने का, अपना जो है शिक्षा का अधिकार है उनको। और संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है, ये अधिकार वो है जो बाकी दिए 5 अधिकार को अगर मान्य नहीं होता है तो इसके लिए जो है लोग अदालत का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अधिकार जो आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इन चैप्टर को बहुत ही अच्छा। एक और इसमें टॉपिक धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। यानी कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म को, कोई भी जो है स्टेट है, पूरे कोई कंट्री है, तो वो जो है किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। हमारा जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, सभी धर्मों को एक समान मानता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो बच्चों अब ये वीडियो जो है आपकी यहीं तक ही है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इन चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।